अब आगे कुशाग्र और सक्षम बाहर जाते हैं तो देखते हैं गांव के बुजुर्ग, बच्चे और औरतें सभी लोग थे। वही दूसरी तरफ विक्रम सिंह और उसके बहुत से आदमी थी, जैसे बात के लिए नहीं लड़ाई के लिए वो सब आगे हो। वही सरिता जी और राधिका जी खड़ी थी। थोड़ी दूर सरबजीत, हेमलता और हर्षिता और शैली खड़ी थी। माहौल को देख वहां के हालात का पता लगाया जा सकता था। कुशाग्र को आते देख विक्रम के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है, जैसे वो आज अपने हर बदले का हिसाब कुशाग्र से लेने वाला है। कुशाग्र एक नजर सभी को देखता है और सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ आपने बुलाया। सरिता एक नजर विक्रम को देखती है, फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, विक्रम के पास हमारे खिलाफ कुछ सबूत है, जिसे वो तुम्हारे यहाँ होने पर ही सबके सामने लाना चाहता है, इसलिए तुम्हें मैंने बुलाया है। कुशाग्र विक्रम को देखते हुए बोला, ओह तो तुम्हें खुद पर इतना यकीन है, तो मैं भी अब सबूत देखना चाहूंगा। विक्रम हंसाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। इतना बोल तेज आवाज में बोला, रामू बाहर आओ और सभी को सच बताओ। तभी एक 35 साल का आदमी डरते हुए धीरे धीरे आगे आता है और एक नजर कुशाग्र को देख फिर विक्रम को देखते हुए बोला, ये वही है मालिक, जिन्होंने मुझे स्कूल में मिट्टी का तेल डालने के लिए और आग लगाने के लिए बोला था, ताकि गांव को लोगों को अपनी तरफ कर सके। रामू की बातों को सुन सभी गांव के लोग गुस्से से कुशाग्र को देखते हैं। वही सरिता जी शांत खड़ी थी। राधिका जी बोली, ये झूठ बोल रहा, मेरा कुशाग्र कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। राधिका जी बातों को सुन कुशाग्र उन्हें देखते हुए बोला, माँ रिलैक्स, आप बस ये सब एंजॉय करिए, मैं हूं ना। राधिका जी हाँ में सर हिला देती हैं। कुशाग्र रामू के पास जाते हुए अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें यकीन है ना मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? एक बार अच्छे से सोच लो, मैं किसी को दोबारा मौका नहीं देता हूँ। कुशाग्र की बातों और उसकी गुस्से से भरी काली आंखों को देख रामू डरते हुए पीछे जाता है और एक नजर विक्रम को देख अपनी कांपती आवाज में बोला, हाँ हाँ मुझे यकीन है। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले विक्रम गुस्से से बोला, मुझे पता था तुम्हारे आते ही ये सब गांव में होना, जरूर तुमने ही करवाया होगा। पहले उन नीची जात के लोगों को हमारे बराबर में रखना और अब ये सब तुम हमें अपना गुलाम बना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विक्रम की बातों को सुन गांव वाले लोग भी गुस्से में कुशाग्र के लिए बुरा भला बोलने लगते हैं। उन्हें विक्रम की बातों में यकीन हो रहा था। अब सिया और कुशा भी आ जाती है। लोगों को आवाज सुन कुशा बोली, ये सब क्या है? सिया सीरियस टोन में बोली, पंचायत है, जब बात बड़ी होती है तभी ये सब लोग यहाँ आते हैं, क्या हुआ है पता करते हैं। इतना बोल दोनों आगे आती है और राधिका जी के पास खड़े होते हुए बोली, माँ। तभी हेमलता आगे आते हुए बोली, मुझे पता है ये सब करवाने वाली ये सिया और उसकी माँ है, दोनों हमसे बदला लेना चाहती है इसलिए ये सब कर रही है। मैंने तुम सबको पहले ही कहा था, पर तुम लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। हेमलता की बातों को सुन सिया जैसे कुछ बोलने लगाती है, तभी सरिता उसके हाथ को पकड़ लेती है और शांत रहने का इशारा करती है। सभी की बातों को सुन कुशाग्र तेज आवाज में बोला, बस बहुत हुआ। कुशाग्र की आवाज सुन सभी शांत हो जाते हैं। कुशाग्र गुस्से से सभी को देखते हुए बोला, जिसे जो बोलना था बोल चुका, अब मेरी बारी, मैं बोलूंगा और आप सब सुने। इतना बोल गांव के लोगों को देखते हुए बोला, मैंने सुना, कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कराना चाहिए, पर आप लोगों ने सब कुछ आंखों से देखा, उसके बाद इस जैसे इंसान की बात पर आ रहे हैं। कुशाग्र की बातों को सुन कोई कुछ भी नहीं बोलता है। वही कुशाग्र विक्रम के सामने खड़े होते हुए बोला, मोबाइल के जमाने में तुम ये सबूत सामने रख रहे हो, सो चिप, तुमने सुनाया, मुझे मजा नहीं आया, चलो मैं पूरी पिक्चर ही दिखा देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। इतना बोल समक्ष को देखता है। समक्ष एक सेकंड में वहां मौजूद सभी के मोबाइल में एक वीडियो भेजता है और बोला, सर हो गया। कुशाग्र विक्रम को देखते हुए बोला, आप सभी के पास एक वीडियो आया है, उसे देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिए किसने क्या किया है। कुशाग्र की बातों को सुन जिनके पास मोबाइल था वो वीडियो देखने लगते हैं और जिनके पास नहीं था वो दूसरों से उनका मोबाइल लेकर देख रहे थे। वही विक्रम भी वीडियो देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उस वीडियो में विक्रम और रामू दोनों साथ में दिख रहे थे, स्कूल में आग लगाते हुए। वही थोड़ी दूर में हेमलता और सबरजीत भी खड़े ये सब देख रहे थे। वीडियो देख सभी गुस्से से विक्रम को देखने लगते हैं। वही रामू को समझा ही नहीं आ रहा था कि सब उसे गुस्से से क्यों देख रहे थे। कुशाग्र विक्रम के डरे हुए चेहरे को देखते हुए बोला, कैमरा स्कूल के बाहर चारों तरफ और हर क्लास में मैंने कैमरा लगवाया है और उसमें तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी थी। स्कूल जाते तो शायद तुम्हें पता होता कि कैमरा जैसी चीज भी होती है जो आजकल हर स्कूल में होती है। अंकल, कुशाग्र के मुंह से अंकल सुन विक्रम गुस्से से मुट्ठी बांध लेता है और गुस्से से बोला, तो क्या हुआ, जो मैं पहले नहीं कर पाया अब कर सकता हूं। तुम्हें मरना मेरे कुछ मिनटों का काम है और तुम्हें क्या लगता है इन कुछ मामूली से बच्चों को बचाकर तुम महान बन गए हो और तुम इन सबको मुझे बचा सकते तो तुम गलत हो। जब तक तुम यहाँ हो सिर्फ तभी तक, उसके बाद ये सब मेरी छोटी उंगली के इशारे पर नाचते हैं। विक्रम ठाकुर 200 एकड़ का काश्तकर है मेरी कई पीढ़ी इन लोगों पर राज करते आ रही है।
तुम्हारे आने से इनकी किस्मत नहीं बदल जाएगी। और इस आग में कुछ जलकर मर भी जाते तो क्या होता? आबादी ही कम होती इन कीड़ों मकोड़ों की। इतना बोल ही था कि अगले पल उसकी सांस ही अटक जाती है। कुशाग्र ने विक्रम के गाले को कसकर पकड़ लिया था और धीरे धीरे उसके गाले को कसते जा रहा था, जिससे उसे सांस नहीं आ रही थी। ये सब देख सभी शॉक्ड थे। कुशाग्र अपने दांतों को पिसते हुए बोला, मैंने कहा था, ये सब मेरी जिम्मेदारी है और तुमने इन्हें नुकसान पहुंचाकर गलती कर दी। इतना बोल विक्रम को छोड़ देता है। विक्रम जमीन पर गिर जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगाता है। कुशाग्र उसे जमीन में पड़े देखते हुए बोला, तुझे बहुत शौक ना दूसरों को तड़पने का, अब देखता हूं जब तेरे अपने तड़पते हैं तू क्या करता है। इतना बोल सक्षम को देखते हुए बोला, उन चारों को घसीटते हुए यहाँ लेकर आओ। सक्षम अपने मोबाइल से एक कॉल करता है। किसी को कुछ समझा ही नहीं आ रहा आखिर कुशाग्र किसकी बातें कर रहा। तभी एक कार आकर रुकती है। उससे दो गार्ड निकलते हैं जो गाड़ी के गेट को खोलते हैं। उससे धीरे धीरे कर एक एक कर आदमी बाहर आता है। उसके हाथ बंधे हुए थे, आंखों में काली पट्टी थी। इसी तरह 3 और लोग बाहर आते हैं। उनके शरीर में चोट के निशान थे, जिनसे अभी भी खून निकाल रहा था, तो कुछ सूख गए थे। उनके इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने से चलकर सबके सामने आ सके। तभी एक गार्ड अपने एक एक हाथ से 2 लोगों पकड़ घसीटते हुए लाता है और छोड़ देता है, जिससे वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। दूसरा गार्ड भी बाकी 2 लोगों को लाकर वही छोड़ देता है। सभी गांव वाले उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। वही विक्रम उन्हें देख खड़े होकर दौड़ते हुए उनके पास आता है। बोला, मेरे बच्चे। इतना बोल उनमें से एक पास जाकर उसकी पट्टी खोल देता है और उसे देखते हुए बोला, वीरेंद्र मेरा बेटा। विक्रम को देख वीरेंद्र रोते हुए बोला, पापा मुझे बचा लो। वही विक्रम एक एक कर सभी की पट्टी हटाता है। बाकी 3 विक्रम को देखते हुए बोले, ताऊ जी हमें बचा लीजिए। इतना बोल रोने लगते हैं। कुशाग्र एक नजर गार्ड को देखता है। गार्ड विक्रम का हाथ पकड़ उसे उसके बेटे से दूर करता है। विक्रम गुस्से से कुशाग्र को देखते हुए बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अगर मेरे बेटों को कुछ भी हुआ तो। कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, ओह ये तुम्हारे बेटे हैं, बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही थे। इन्हें सुधारने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अब देखना ये कभी ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और आज जो होने वाला है उसके बाद तो कुछ गलत करने से पहले इनकी रूह भी कांप जाएगी। कुशाग्र की बातों को सुन वो चारों डर से कांपने लगते हैं। वही विक्रम खड़े होते हुए बोला, मेरे होते हुए तुम इनके साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुशाग्र हंसने लगता है। वही अब उसी को देख रहे थे। कुशाग्र हंसते हुए रुक जाता है और सर्द आवाज में बोला, इनको इनकी सजा मिल गई है, इनके बर्दाश्त से भी ज्यादा, पर अब तुम्हारी बारी है। अगर इस गांव को तुमसे और तुम्हारे जैसे और विक्रम ठाकुर से बचाना है तो तुम्हें ऐसा शावक सीखना होगा जिससे कोई विक्रम ठाकुर बनने से पहले तुम्हारे बारे में सोचकर वही रुक जाए। इसलिए अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे आर या पार की लड़ाई पसंद है। तुमसे भिड़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए आज अभी तुम्हारा फैसला हो जाना चाहिए। विक्रम कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या? कुशाग्र एक नजर वहां खड़े बच्चों को देखता है। वो अभी डरे सहमे खड़े थे, कुछ घायल थे, जिन्हें देख कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बांध लेता है और बोला, आग लगाने का बहुत शौक है ना तुझे? आज तुम्हें पता चलेगा आग की जलन कैसी होती है। इतना बोल अपने गार्ड को देखते हुए बोला, कैरोसिन लाकर इस पर डाल दो। कुशाग्र की बातों को सुन विक्रम गुस्से में बोला, क्या क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूं? कुशाग्र बेफिक्री से बोला, जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। अब सीधा भगवान को बताना तू क्या है और कौन है। विक्रम कुछ बोलता तभी एक गार्ड कैरोसिन उस पर डालने लगता है। वही विक्रम भगाने लगता है कि दूसरा गार्ड उसके पैरों में मार उसे घुटनों के बल जमीन में बैठा देता है। वही विक्रम के बेटे उसे बचने के लिए उठना चाहते थे, पर कमजोरी की वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वो रोते हुए विक्रम को पुकार रहे थे। वही विक्रम के लोग आगे बढ़ते हैं, तभी उनके सामने सक्षम खड़ा हो जाता है और गन को निकलते हुए बोला, अगर किसी ने एक कदम आगे किया दूसरा कदम उठाने के लिए इस दुनिया में नहीं रहेगा। सक्षम की बातों को सुन सभी अपनी जगह में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। विक्रम की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम सरिता जी को देखते हुए बोला, तुम सरपंच हो ना, तुम ऐसा कैसे होने दे सकती हो? मुझे बचा लो, अपने दामाद को समझो ऐसा ना करे। सरिता जी बोली, कुशाग्र बिल्कुल सही कर रहा है। मैंने एक बार तुम्हें बचाया था, इसलिए कि तुम इस गांव के थे, पर उसका तुमने गलत फायदा उठाया। आज तुम्हारी वजह से कितने बच्चों की जान जाने वाली थी। कई घरों में तुम अंधेरा करने वाले थे। बच्चे जिन्होंने अभी दुनिया देखी भी नहीं, तुम उन्हें जलाने वाले थे, वो भी अपने बेकार के बदले के लिए। अरे तुम्हारे जैसे शैतान के लिए ये सजा भी कम है। सरिता जी बातों को सुन विक्रम कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम्हें चाहिए ले लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरे बेटे और उसके भाइयों को मरना है तो मार दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, बस मुझे जाने दो। मैं मान लूंगा ये लोग मेरे घर में कभी थे ही नहीं। विक्रम की बातों को सुन वो चारों उसे देखने लगते हैं।
वही वीरेंद्र रोते हुए बोला, पापा आप क्या बोल रहे हैं? विक्रम वीरेंद्र को देखते हुए बोला, बेटा मैंने आज तक तुम्हें हर चीज दी। तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, क्या तुम अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सकते? अरे तुम्हें पैदा करते ही तुम्हारी माँ चली गई, तुम्हें माँ की कमी ना हो इसलिए मैंने दूसरी शादी की और तुम्हारा एक छोटा भाई है, मैं उसे देखकर जिंदा रह लूंगा। पर अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका तुम्हारा और बाकी सबका क्या होगा? तू परेशान ना हो, सही वक्त आने में मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। अपने बाप पर यकीन करो। ये सब कुछ वीरेंद्र चुप हो जाता है। उसके पास कोई शब्द ही नहीं थे। वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। शरीर की चोट से ज्यादा उसे उसके पापा के कहे शब्द तकलीफ दे रहे थे। वो एक नजर अपने पास बैठे अपने भाइयों को देखता है, जो पूरी तरह से बेहाल थे। वो वीरेंद्र को देखते हुए अपनी कांपती आवाज में बोले, भाई तुम जो फैसला करोगे उसमें हम तुम्हारे साथ है। अगर मौत है तो साथ में ही लेंगे। इनकी बातों को सुन वीरेंद्र की आंखों में आंसू थे। वो कुशाग्र को देखता है और एक नजर गांव वालों को देखता है, जिनकी आंखों में उसके लिए दया थी। वही अपने बाप को देखता है जो ललचाई नजरों से उसे देख रहा था। वीरेंद्र शर्म से अपनी नजरें झुका लेता है। उसे ऐसे देख विक्रम उठकर उसके पास जाने लगता है, तभी गार्ड उसके कंधे को टैप कर उसे जमीन में बैठा देता है। विक्रम दर्द में कहराते हुए बोला, तुम्हें बदला लेना है मेरे बेटे से ले लो और मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। विक्रम की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुरा देता है और बोला, गिरगिट तो बेकार में बदनाम है। तू तो गिरगिट से जल्दी रंग बदलता है। मेरे सामने सब कुछ भूलने की बातें करता है और अपने बेटे से बदला लेने की सोच। मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद है। वैसे मरना तो तय है। क्यों मुझे लड़ाई लंबी खींचना बोरिंग लगता है, पर ऐसे तुम्हें मार दूंगा तो गलत है। वो क्या है ना, मेरी मॉम कहती है, एक मौका हर किसी को देना चाहिए और मैं उनकी हर बात को अपने सर आंखों पर रखता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। यहाँ खड़े लोगों में से किसी एक को कन्वेंशन कर कि वो मुझे आकर बोले कि मैं तुझे छोड़ दूँ, और मेरा तुझसे वादा है मैं अभी इसी वक्त तुझे छोड़ दूंगा। पर इतना बोल रुक जाता है। विक्रम कुशाग्र को देखते हुए बोला, पर क्या? जल्दी बोलो। कुशाग्र अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखते हुए बोला, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पर कन्वेंशन करने के लिए। विक्रम खुश होते हुए बोला, कोई भी? कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तेरी तरह नहीं हूं जो अपनी बात से पलट जाओ। कोई भी मतलब कोई भी? इतना सुन विक्रम हंसते हुए बोला, मुझे मंजूर है। कुशाग्र ने कहा, ओके तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है अब। विक्रम खड़ा होता है और वीरेंद्र को देखते हुए बोला, बेटा तुम बोल दो, उसके बाद हम सब साथ में घर चलेंगे। ये भूल गया कि यहाँ मेरा बेटा है जो अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे इन गांव वालों की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोल चेहरे में चमक लेकर कुशाग्र को देखता है। कुशाग्र बिल्कुल शांत खड़ा था। विक्रम वीरेंद्र को देखते हुए बोला, बेटा बोलना, किसका इंतजार कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, जल्दी बोलो और ये सब खत्म करो। वीरेंद्र एक नजर कुशाग्र को देखता है, फिर वीरेंद्र को देखते हुए बोला, मुझे माफ करिएगा, मैं आपके लिए अपनी जान दे सकता हूँ, पर अपने भाइयों की नहीं। और अगर मैंने हाँ किया तो शायद मेरे भाई की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मुझे माफ करिएगा पापा। और आप परेशान मत हो, आपके जाने के बाद मैं सब कुछ संभल लूंगा, एक बड़े बेटे के नाते। वीरेंद्र की बातों को सुन विक्रम गुस्से से उसके गाल में एक तमाचा मारता है, जिससे वो जमीन में गिर जाता है। विक्रम उसे देखते हुए बोला, आखिर तुमने भी मुझे अपनी माँ की तरह धोखा ही दिया। क्यों? उसे पता चल गया था मैंने उससे शादी उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के लिए की थी, और उसी दिन उसने तुझे मुझसे बचाने के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी। तभी खुद को और तुझे मेरी गुलामी से बचा सके इसलिए मैंने उसे मार दिया और सबसे कह दिया कि वो सीढ़ी से गिरकर मार गई, और तुझे वो सब सिखाया जिससे तुझे तेरी माँ बचाना चाहती थी। पर आज तुमने अपना रंग दिखा ही दिया। मुझे पता था तू एक ना एक मुझे धोखा देगा। ये सब सुन वीरेंद्र रोते हुए बोला, मेरी माँ को आपने मारा था? विक्रम हंसाते हुए बोला, हाँ अपने इन्हीं हाथों से। इतना बोल हंसने लगता है। तभी कुशाग्र को देखता है और हंसी को रोकते हुए वीरेंद्र के पास बैठे रघु को देखते हुए बोला, बेटा मैं तुम्हारा ताऊ हूं ना, तुम मुझे बचाने के लिए बस एक बार बोल दो, उसके बाद तुम मुझे जो बोलेंगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तुम्हारे पापा को अपनी आधी संपत्ति भी देने को तैयार हूँ। विक्रम की बातों को सुन रघु कुछ भी नहीं बोलता है। इस तरह विक्रम एक एक कर बाकी दो के पास भी जाता है, उन्हें लालच और कई चीजें देने को बोलता है, पर वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। इस तरह विक्रम समझ गया था ये उसे नहीं बचाएंगे, इसलिए वो गांव वालों की तरफ देखता है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला, कोई तो मुझे बचा लो। गांव के लोग उसे देख रहे थे, तभी वहां खड़े उनके बच्चे उनकी उंगली पकड़ते हैं। सभी अपनी नजारे नीचे कर अपने बच्चों को देखते हैं, जो अभी भी डरे थे और जलने की वजह से दर्द में थे। उन्हें देख सभी अपने नजारे नीचे कर लेते हैं। विक्रम उन्हें ऐसे देख समझ गया था कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आने वाले हैं। तभी उसकी नजर अपने दूसरे साइड खड़े लोगों पर जाती है, जो उसे ही देख रहे थे।
पर उसके और उनके लोगों के बीच सक्षम खड़ा था और अपने हाथ में ली गन को उंगली से सहला रहा था, जिसे देख वो सभी डर कर अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। विक्रम उन्हें देखते हुए बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैंने तुम्हें पाला है, तुम लोगों तो मेरे लिए बोल ही सकते हो। पर वहां खड़े एक इंसान ने एक शब्द भी नहीं बोला। कुशाग्र एक एक कदम चलाते हैं, बोला 5 सेकंड, 1 थोड़ा रुकता है और बोला 2। कुशाग्र की गिनती सुन विक्रम उसके पास आने लगता है। तभी गार्ड उसके हाथ को पकड़ उसे जमीन में बैठा देते हैं। कुशाग्र के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो थरी बोलता है। विक्रम सभी को देखते हुए बोला, मुझे बचा लो, कोई तो बचा लो। इतना बोल रोने लगता है। कुशाग्र 4 बोलता है, जैसे 5 बोलने वाला होता है। एक गार्ड उसके पास आता है और लाइटर निकलकर कुशाग्र की तरफ बढ़ा देता है। कुशाग्र हाथ में लाइटर लेता है और बोला 5। टाइम खत्म हुआ। कुशाग्र के हाथ लाइटर देख विक्रम का गला सूख जाता है। वो डर से कांप रहा था। कुशाग्र उसकी हालात देख मुस्कुराते हुए बोला, खुद पर आए तो तड़प रहा है। एक बार मासूम बच्चों के साथ ये सब करने से पहले सोचा था, अगर तू मेरे साथ ये सब करता मैं छोड़ देता, पर मेरे लोगों पर कोई हाथ डाले मैं उस हाथ को काट देता हूँ। तूने तो हद ही पर कर दी। अपने घमंड में ये भूल गया कि जिसे तकलीफ दे रहा, उनकी तो कोई गलती भी नहीं, और मेरा एक वसूल है, जो जैसा करता है उसके साथ उससे भी बुरा करना। जलन का दर्द कैसा होता है तुम्हें भी पता चलना चाहिए, तभी हिसाब बराबर होगा। इतना बोल लाइटर जला देता है। ये सब देख सभी चौंक जाते हैं। सभी शांत खड़े कुशाग्र को देख रहे थे। वही सिया दौड़ते हुए कुशाग्र के पास जाती है उसे रोकने के लिए। सिया आगे आते हुए बोली, कुशाग्र जी रुक जाए। इतना बोली ही थी, तभी कुशाग्र जलता हुआ लाइटर विक्रम पर फेंक देता है। सिया आगे बढ़ लाइटर पकड़ने की कोशिश करती है कि कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिया सीधा उसे सीने से लग जाती है और अगले पल उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वही वीरेंद्र और उसके भाई अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गांव के लोग शॉक्ड खड़े थे, सभी अपने बच्चों की आंखों में अपने हाथ को रख लेते हैं। कुशा राधिका जी के सीने से लग जाती है। हेमलता और सबरजीत हर्षिता की हालात खराब थी। वही सक्षम और कुशाग्र बिना पल के झपकाए विक्रम को तड़पता हुआ देख रहे थे। सिया कुशाग्र के सीने लगे हुए जोर जोर से रोने लगाती है और अपने एक हाथ को कुशाग्र के सीने में मारते हुए रोए जा रही थी। वही कुशाग्र एक हाथ से सिया की कमर को कसकर पकड़ उसे अपने सीने से लगाए खड़ा रखता है, ताकि वो पीछे मुड़कर विक्रम को ना देखे। वही विक्रम आग में झुलसा हुआ इधर से उधर तड़प रहा था। उसके चीखने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। तभी एक कार आकर रुकती है। उससे दौड़ते हुए समर आता है और अपने सामने किसी को जलते से वो शॉक्ड हो जाता है और सक्षम को देखता है। सक्षम समर को देखते हुए बोला, टाइम पर आए हो, इसका फैसला हो गया, बाकी को तुम्हें संभलना है। इतना बोल हेमलता और सबरजीत हर्षिता की तरफ देखता है। समर गहरी सांस लेते हुए बोला, आई नो, मुझे पता मुझे क्या करना है, तुम फिक्र मत करो। इतना बोल विक्रम को देखता है। कुछ देर में आवाज बंद हो जाती है। विक्रम जमीन में गिरा पड़ा था और जल रहा था। कुशाग्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। ये भयानक मंजर देख सभी कांप जाते हैं। कुछ से तो ये सब देखा ही नहीं जाता है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। पर कुशाग्र पत्थर बनकर खड़ा था। उसकी आंखों में दया कहीं दूर दूर तक नहीं थी। कुशाग्र का ये रूप देख हर कोई हैरान था। वही कुशाग्र वीरेंद्र को देखते हुए बोला, तुम लोगों को तुम्हारे हिस्से की सजा मिल चुकी है, और आज जो भी हुआ ये तुम सब के लिए एक सावक से कम नहीं था। अगर भविष्य में कभी भी अपने बाप जैसे बनने का ख्याल आए तो इस मंजर को याद कर लेना। वीरेंद्र अपने हाथों को जोड़ते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। आज से ठाकुर खानदान में कोई भी किसी गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे, बल्कि अपनी हर गलती को सुधरने की कोशिश करेगा। वीरेंद्र की बातों को सुन कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल गार्ड को देखते हुए बोला, इन चारों को इनके घर छोड़ाओ। उनमें से एक गार्ड आगे आते हुए बोला, यस सर। इतना बोल दो दो कर उन्हें ले जाकर कार में बैठा है। वीरेंद्र एक नजर विक्रम के जलते हुए शरीर को देखता है। कार वहां से निकाल जाती है। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, इन तीनों को ऐसी सजा देना कि अगली बार ऐसा ख्याल इनके ख्याल में गलती से भी ना आए। समर हेमलता और सबरजीत को देखते हुए बोला, बेफिक्र रहिए, ये कब और कहां गए किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर जाते हुए बोला, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इतना बोल सिया को लेकर अंदर चला जाता है। सक्षम राधिका जी को देखते हुए बोला, आप कुशा को अंदर ले जाइए, मैं ये सब यहाँ से हटवाता हूँ। वही सरिता जी गांव के लोगों को देखते हुए बोली, मुझे उम्मीद है आज जो भी हुआ आप सभी समझेंगे। अब पंचायत खत्म होती है, आप सब अपने घर जा सकते हैं। इतना बोल अपने हाथों को जोकर अंदर आ जाती है। कुशाग्र सिया को सोफे में बैठता है। सिया अभी भी शॉक में थी। ये सब उसके लिए बहुत भयानक था। कुशाग्र ऐसा कुछ करेगा उसने कभी सोचा ही नहीं था। वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुकी थी। वही कुशा और राधिका जी, सरिता जी अंदर आती हैं। कुशा भी ये सब देख थोड़ा सा घबराई थी।
कुशा राधिका जी के हाथ को कसकर पकड़े हुए थी। वही कुशाग्र सिया को खोया हुआ देख जैसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी सरिता जी बोली, कुशाग्र थोड़ा सा उसे वक्त दो, ये सब उसके लिए बहुत भयानक था। वो डर गई है। कुशाग्र सिया को देखता है और जैसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी हेमलता हर्षिता दौड़ते हुए अंदर आती है और अपने हाथ को जोड़ रोते हुए बोली, सरिता हमें माफ कर दो, आखिरी गलती समझकर। हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। उनकी बातों के सुन सरिता जी बोली, आप लोगों ने जो भी किया उसके बाद माफी की उम्मीद कराना आपके लिए बेकार है और अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। हर्षिता सिया के पास आती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, सिया मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे जानती हो ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हर्षिता की बातों को सुन सिया एक नजर उसे देखती है और अपने हाथों को छुड़ाकर खड़ी होती है और धीरे धीरे कदमों से ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है। कुशाग्र सिया को जाते देख उसके पीछे जाने लगता है। तभी हर्षिता और हेमलता कुशाग्र के पैरों में गिर जाती है और बोली, हमें छोड़ दो, हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। कुशाग्र गुस्से से उन्हें देखते हुए बोला, अभी तक तुम लोगों मैंने छोड़ा ही था, पर अब नहीं, तुम लोगों को अब गिन गिन कर अपने कर्मों की सजा मिलेगी, जब तक तुम्हारे शरीर से तुम्हारी सांसें ना निकाल जाए। इतना बोल समर को देखते हुए बोला, अभी इसी वक्त इन्हें ले जाओ और याद रखना कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इन तीनों के नाम के कोई 3 लोग यहाँ कभी रहते भी थे। समर अपने साथ लाए दे लोगों को अंदर बुलाता है और बोला, इन्हें जाकर गाड़ी में डाल दो। वो दोनों हेमलता और हर्षिता के हाथ को पकड़ उन्हें खींचते हुए बाहर ले जाते हैं। वो चिल्लाती रहती हैं पर उनकी कोई एक बात भी नहीं सुनता है। वही ये सब देख शैली अंदर ही है डर से कांपने लगती है। वो बिना एक पल गवाए बाहर से ही अपने घर के लिए निकाल जाती है। समर कुशाग्र को देखते हुए बोला, तुम्हें लगता ये तीनों तुम्हारा टॉर्चर झेल पाएंगी? कुशाग्र बेपरवाही से बोला, फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें नर्क के दर्शन यही हो जाना चाहिए, उसमें कोई कमी मत करना। समर टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, तुम निराश नहीं होगे, अब मैं चलता हूँ। इतना बोल सरिता जी को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र सभी को देखते हुए बोला, मैं सिया के पास जाता हूँ। सरिता जी कुशाग्र का हाथ पकड़ते हुए बोली, कोशिश करना तुम उसे प्यार से समझा सको। कुशाग्र उनके हाथ को पकड़ आंखों से पलके झपकाकर हाँ करता है और वहां से ऊपर की तरफ जाने लगता है। सिया अपने कमरे की बालकनी में खड़ी उसी जगह को देख रही थी जहां विक्रम को जलाया गया था। सिया वहां से खड़े कुशाग्र के उस रूप को याद कर अंदर से कांप जाती है। उसे लगता था कुशाग्र को गुस्सा आता है, बाकी वो दिल का बहुत अच्छा है। हमेशा अपने सामने उसने उस कुशाग्र को देख जिसे वो प्यार करती थी, या फिर ये कहे जिसे वो देखना चाहती थी। कुशाग्र के बदले रूप को वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही थी, पर इस रूप को देख वो अंदर तक हिल चुकी थी। उस वक्त कुशाग्र की लाल आंखें काफी डरावनी लग रही थी। आग की पड़ती रोशनी उसे और भयानक और डरावना बना रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो सिया ने आखिरकार कुशाग्र का शैतानी रूप देख लिया था, जिससे वो अभी तक शॉक्ड थी। सिया अपने आप में उलझी खड़ी थी। तभी कमरे के गेट खुलता है। कुशाग्र अंदर आता है। कुशाग्र के कदमों की आवाज सुन सिया पीछे मुड़कर कुशाग्र को देखती है, जो उसकी तरफ आता है और उससे कुछ दूर ठीक उसके सामने खड़े होते हुए सिया की आंखों में देखते हुए बोला, क्या सोच रही हो सिया? कुशाग्र की बातों को सुन सिया आंखों में आंसू को लिए कुशाग्र को देखते हुए बोली, सोच रही हूँ? क्या मैं आपको जानती हूँ? आपके जिस रूप को मैंने थोड़ी देर पहले देखा वो कुशाग्र है या जो मेरे सामने खड़े हैं? वो इतने बेरहम पत्थर दिल आप कैसे हो सकते हैं? एक जिंदा इंसान जलाया है आपने, आपके अंदर दिल है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, तुमने थोड़ी देर पहले जिसे तुमने देखा वही असली कुशाग्र। विक्रम जैसे शैतान के लिए मुझे शैतानों का किंग बनाना पड़ा। मुझे बेरहम और पत्थर दिल बनाने वाले ऐसे ही लोग थे। वो भले ही जिंदा था पर उसके अंदर का इंसान तभी मर चुका था जब उसने अपने लालच और स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को मारा और बच्चे को अपनी तरह हैवान बना दिया। अगर वो रहता तो पता नहीं कितने विक्रम कल मेरे सामने खड़े होते, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता था। सिया कुशाग्र की बातों को सुन चुप थी। कुशाग्र सिया को चुप देख बोला, मुझे चुने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। तुम अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकती हो। मैंने कहा सोच समझकर डिसीजन लेना। क्यों उससे तुम पीछे नहीं हट सकती हो? और अब फैसला हो चुका। मैं ऐसा ही तुम्हें मुझे ऐसे मेरे इस रूप से साथ एक्सेप्ट करना ही होगा। कुशाग्र की बातों में गुस्से और धमकी को सुन सिया रोते हुए बोली, विक्रम, अखंड जैसे दूसरों लोगों से ज्यादा तो मुझे आपसे डर लगता है। मुझे नहीं पता कल मेरे इस फैसले से क्या होगा, पर मुझे इतना पता मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपके किसी भी रूप को देखकर मैं कभी भी आपको छोड़ नहीं सकती। इतना बोल सिया दौड़ते हुए आकर कुशाग्र के गले लग जाती है। कुशाग्र अपनी आंखें बंद करता है और राहत की सांस लेता है। आज उसे वो सुकून मिला था जिसके के लिए वो कब से तड़प रहा था। कुशाग्र अपने दोनों हाथों से सिया को कसकर पकड़ लेता है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। सिया अब शांत हो चुकी थी।
कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और गोद में लिए हुए सोफे में बैठा है और सिया को अपनी गोद में बैठा लेता है। सिया अपने चेहरे को उसके सीने में छुपाए हुए अपनी आंखें बंद किए हुए थी। कुशाग्र अपने एक हाथ को धीरे धीरे सिया के सर को चलाते हुए जैसे कुछ बोलने वाला होता है। तभी उनका गेट नॉक होता है। गेट की आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और जल्दी से खड़ी होने लगती है। तभी कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया कुशाग्र को देखती है। तभी गेट दोबारा नॉक होता है। सिया उठाते हुए बोली, बाद में इतना बोल अपने आंसू को पोंछ खुद को ठीक करते हुए गेट खोलती है। समाने राधिका जी को देख सिया बोली, माँ आप। राधिका जी अंदर आती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मुझे कुशाग्र से अकेले में बात करनी है। राधिका जी की बातों को सुन सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वही कुशाग्र खड़े होते हुए बोला, हाँ बोलिए माँ, क्या बात करनी है आपको। राधिका जी गेट को बंद करती हैं और अंदर आते हुए कुशाग्र को देखते हुए बोली, तुम ठीक हो ना। कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुनकर बोला, मॉम मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, आपको कुछ बोलना है। राधिका जी गहरी सांस लेते हुए हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र राधिका जी को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। वो बोलना तो चाहती थी, पर उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकाल रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें देख कुशाग्र बिना कुछ बोले उनके पास जाता है और उन्हें अपने सीने से लगाते हुए बोला, रिलैक्स मॉम, सब ठीक है। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही रहते हैं। कुशाग्र राधिका जी से थोड़ा दूर होता है और उनके हाथ को पकड़ उन्हें सोफे में बैठता है और खुद जमीन में बैठते हुए राधिका जी के हाथ को पकड़ उन्हें देखते हुए बोला, माँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ऐसे मत रोइए। इतना बोल अपने सर को राधिका जी गोद में रख अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोला, मॉम आज जो हुआ उसे लेकर आप नाराज है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी अपने आंसू को पोंछती है और कुशाग्र के बालों पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, आज तुम्हारी वजह से कई घरों में अंधेरा होने से बचा। तुमने कितने लोगों की जिंदगी को बचाया है, मैंने हमेशा चाहती थी तुम ऐसे लोगों की मदद करो जिनको तुम्हारी जरूरत है। विक्रम के साथ जो हुआ वो शायद ठीक ही था। उसने अपनी बीवी और बच्चे के साथ जो किया वो तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। जिस दिन उसने अपनी बीवी को मारा, अगर उसी वक्त कोई आवाज उठाता तो आज ये दिन नहीं आता। इतना बोल थोड़ी देर चुप हो जाती है। कुशाग्र अपनी आंखें खोल राधिका जी को देखता है और बोला, फिर आप उदास क्यों है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, उदास नहीं हूं, बस आज जो भी हुआ बहुत भयानक था। अंदर अजीब सी बेचैनी हो रही है, अब यहाँ मन नहीं लग रहा, चलो अपने घर चलाते हैं। राधिका जी बातों को सुन कुशाग्र अपने सर को उठाकर राधिका जी को देखता है और बोला, ठीक, कल हम यहाँ से निकाल जाएंगे, बस आप ऐसे उदास मत हो। राधिका जी हाँ में सर हिला देती हैं। कुशाग्र उन्हें देखता है, वो परेशान थी, पर क्यों। कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, माँ आप कुछ बोलना चाहती थी, बोलिए। राधिका जी थोड़ी देर चुप रहती हैं और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, कोई जरूरी बात नहीं है, तुम अब आराम करो, मैं सरिता की खाना बनने में मदद करने जाती हूँ। कुशाग्र कुछ बोलता उससे पहले राधिका जी खड़ी हो जाती है और एक नजर कुशाग्र को देख वहां से चली जाती है। कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, आखिर मॉम कहने क्या आई थी। यही सोचते वही बैठा रहता है। यहाँ नीचे सिया सरिता जी खाना बना रही थी, तभी राधिका जी भी वही आ जाती है। सिया राधिका जी को देखते हुए बोली, माँ क्या हुआ। राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी नहीं बेटा, तुम ठीक हो ना। सिया हाँ में सर हिला देती है और फिर तीनों खाना बनने लगती है। थोड़ी देर में सभी नीचे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। सिया सभी के प्लेट में खाना डालती है। कुशाग्र सरिता जी को देखते हुए बोला, माँ कल हम सबको जाना होगा, अब कुशा और सिया की इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है और मुझे भी ऑफिस में काम है। सरिता जी एक नजर सभी को देखती है और बोली, पर इतनी जल्दी क्या, अभी 2 दिन ही हुए हैं और कल से गणेश चतुर्थी भी शुरू है। कल मत जाओ, गांव में गणेश चतुर्थी के 11 दिन धूमधाम से मनाते हैं, तब तक के लिए रुक जाते। सरिता जी की बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, हमें यहाँ अर्जेंट में आना, इसलिए बहुत से काम पेंडिंग है, कुछ दिनों बाद हम फिर आ जाएंगे और इस बार ज्यादा दिनों की प्लानिंग करके बस इस बार रहने दीजिए। कुशाग्र की बातों को सुन सरिता जी बोली, अच्छा ठीक है, अगर अर्जेंट है तो नहीं रुकूंगी। अब सभी खाना खाने लगते हैं। सक्षम कुशा को देखता है, वो काफी शांत थी। थोड़ी देर में सभी खाना खत्म करते हैं और अपने अपने कमरे में जाते हैं। सक्षम अपने कमरे की वजह कुशा के कमरे में जाता है। कुशा खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। सक्षम गेट को धीरे से खोलता है और अंदर आता है। कुशा के पास जाकर पीछे से उसकी कमर को अपने दोनों हाथ से अपने करीब करता है। कुशा की पीठ उसके सीने से लग जाती है। सक्षम की छुअन को महसूस कर कुशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम उसके कंधे पर अपने चिन को रखते हुए बोला, क्या हुआ, उदास क्यों हो। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम के गाल पर किस करते हुए बोला, विक्रम के साथ जो हुआ उसे लेकर उदास हो। कुशा अपनी आंखें खोल धीमी आवाज में बोली, नहीं।
सक्षम, फिर ऐसी कौन बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? कुशा आंखों में आंसू लिए बोली, विक्रम ने अपनी फैमिली के साथ किया वो सब कितना भयानक था। उसने अपनी बीवी को मार दिया, अपने ही बेटे को मराने के लिए तैयार था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कुशा की बातों को सुन सक्षम एक गहरी सांस लेता है और बोला, ये दुनिया है कुशा, यहाँ कई लोग हैं अलग अलग सोच के, किसी के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है तो किसी के लिए वो सिर्फ ऊपर पहुंचने का एक जरिया। कोई कोई शादी इसलिए करता है ताकि पावर और पैसा उन्हें मिल सके। विक्रम ने भी वही किया, उसके लिए उसकी बीवी गांव में राज करने का एक जरिया थी। और जब उसे पावर पैसा दोनों मिल गए उसने उसे अपनी लाइफ से निकाल दिए। ऐसे बहुत लोग हैं। मेरी मॉम ने भी मेरे डैड के साथ यही किया था। जब तक उन्हें की जरूरत थी वो उनके पास थी, जब जरूरत खत्म वो उन्हें और मुझे छोड़कर चली गई किसी और पावरफुल इंसान के पास। इतना बोल सक्षम चुप हो जाता है। कुशा सक्षम की तरफ मुड़ती है और उसके सीने से लगाते हुए बोली, सॉरी मेरी वजह से। इतना बोली ही थी सक्षम अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं तो बस वही बोल रहा था जो सच है, और तुम्हें ये सब सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं। जो होना था हो चुका है। कुशा अपने चेहरे को ऊपर कर सक्षम को देख मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है। सक्षम उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, अब सो जाओ, तुम्हें कल एक स्पेशल सरप्राइज मिलाने वाला है। सरप्राइज सुन कुशा खुश होते हुए बोली, सच्ची, क्या है वो? सक्षम कुशा को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड के पास ला कर लेटा देता है और बोला, सरप्राइज है, बता नहीं सकता पर यकीन मानो तुम बहुत खुश हो जाओगी। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, बता नहीं सकते तो कोई हिंट ही दे दीजिए। सक्षम उसके ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, अगर गिफ्ट चाहिए तो चुपचाप सो जाओ वरना। आंखें दिखते हुए बोला। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, सो रही हो, अब नाराज मत हो। सक्षम मुस्कुरा देता है। कुशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम वही पास में बैठा कुशा के सर पर धीरे धीरे अपने हाथ को चला रहा था। कुशा धीरे से आंख खोलते हुए बोली, अगर आप बता देते तो मैं। इतना बोली ही थी कि सक्षम थोड़ा गुस्से में बोला, मैं जा रहा हूँ। कुशा सक्षम का हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा ठीक है, आप मेरे पास लेट जाओ, मैं जल्दी सो जाऊंगी, पक्का? सक्षम कुशा को देखता है। कुशा पाउट बताने हुए बोली, प्लीज। सक्षम उसे देखते हुए बोला, पक्का सो जाएगी? कुशा जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। सक्षम कुशा के पास लेट जाता है। कुशा अपने सर को सक्षम के सीने में रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सक्षम अपनी उंगलियों को धीरे धीरे उसके बालों में चला रहा था। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र अपने कमरे में बैठा सिया का वेट कर रहा था, पर सिया अभी तक नहीं आई थी। कुशाग्र इरिटेट होते हुए कमरे के बाहर आता है और सीढ़ियों में खड़ा हॉल में देखता है। वहां कोई नहीं था, किचन का भी गेट बंद था। कुशाग्र इधर उधर देखते हुए बोला, आखिर सिया गई कहाँ? इतना बोल सोचने लगता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ती है, जिसे सुन वो धीरे धीरे कदमों से सरिता जी के कमरे पर जाता है और देखता है राधिका जी, सरिता जी और सिया वही बेड पर बैठे बात कर रही थी। कुशाग्र तीनों को देख रहा था। तभी सरिता जी कुशाग्र को गेट पर देखते हुए बोली, कुशाग्र बेटा तुम यहाँ अंदर आओ। कुशाग्र धीरे धीरे कदमों से अंदर आता है। सिया हल्का सा मुड़कर कुशाग्र को देखती है, जो उसे घूर कर देख रहा था। सिया उसे देखते हुए बोली, आप यहाँ कुछ चाहिए था? सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता? सिया सोचते हुए ना में सर हिला देती है। वही सरिता जी बोली, बेटा उसे भूल गया है, अभी बता दो क्या चाहिए, सिया दे देगी। सिया हाँ में सर हिलाकर कुशाग्र को देखती है। राधिका जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, हाँ कुशाग्र बताओ क्या चाहिए तुम्हें, उसके बाद सीधा जाकर आराम करो। सिया आज यही मेरे और सरिता के लिए ही रहेगी। इतना बोल सिया को देखते हुए बोली, क्यों बेटा, मैंने सही कहा ना? सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, वैसे भी आज हम पूरी रात बातें करने वाले हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाने वाली हो। सिया की बातों को सुन कुशाग्र थोड़ा तेज आवाज में बोला, व्हाट, पूरी रात? ऐसी भी क्या बात करने वाली हो तुम? मेरे सामने तो बातें करना दूर तुम्हारा मुंह नहीं खुलता है। कुशाग्र की बातों को सुन सरिता और राधिका जी कुशाग्र को देखती है। वही सिया गुस्से से घूरकर कुशाग्र को देख रही थी। तीनों को अपनी तरफ देखते देख कुशाग्र समझ गया उसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर खोलता है और सोचते हुए बोला, वो मेरे कहने कर मतलब सिया को ज्यादा बोलना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा था, और कुछ भी नहीं। सरिता जी हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा। वही राधिका जी और सिया अभी भी उसे घूर कर देख रही थी। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, ओके आप लोग बात करिए, मैं चलता हूँ। कुशाग्र जाने लगता है। तभी सरिता जी बोली, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए था ना? कुशाग्र सरिता जी को देखते हुए बोला, पानी चाहिए था सिया से। इतना बोल सिया को देखता। सरिता जी बोली, सिया जाकर पानी दे दो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैंने कमरे में रख दिया था। कुशाग्र जल्दी से बोला, खत्म हो गया है। सिया बेड से उतरकर वही पास में रखी टेबल के पास जाती है और पानी के गज को उठाते हुए बोली, ये लीजिए पानी। कुशाग्र सरिता और राधिका जी को देखता है और सिया को घूर कर देखता है।
सिया हल्का सा मुस्कुरा देती है और बोली, और कुछ जहां अपना। कुशाग्र जग को हाथ में लेता है और सोचते हुए बोला, ठंडा। हाँ ठंडा पानी चाहिए, ये गर्म है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ बोलती उससे पहले सरिता जी बोली, सिया जाकर किचन से ठंडा पानी दे दो। सिया सरिता जी को देखती है, फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं लाती हूँ। इतना बोल वहां से नीचे चली जाती है। कुशाग्र सरिता जी और राधिका जी को देखते हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ। इतना बोल वो भी सिया के पीछे पीछे नीचे आ जाता है। सिया किचन में जाती है और फ्रिज से पानी निकालते हुए कुशाग्र को कोस रही थी। तभी कुशाग्र उसके पीछे आता है और फ्रिज को बंद कर सिया को पीठ को उसके गेट से लगाते हुए बोला, ये बोल रही थी तुम ऊपर। सिया कुशाग्र के अचानक ऐसा करने से चौंक जाती है और उसे देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं, हटिए, सामने से कोई आ जाएगा। कुशाग्र सिया के थोड़ा और पास जाता है और अपने हाथ को फ्रिज के गेट पर रखते हुए बोला, आने पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुम क्या बोल रही थी ऊपर? सिया चिढ़ते हुए कुशाग्र को देखती है और बोली, जो सही था। कल हम जाने वाले हैं, इसलिए आज रात मैं माँ के साथ रहना चाहती थी और बहुत सारी बातें करना चाहती थी, ताकि हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा मिस ना करें। यहाँ इन सब के बीच हम दोनों ने एक दूसरे से अच्छे बात ही नहीं की, बस इसलिए आज रात उनके साथ रुकना चाहती थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, और मेरा क्या, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती है। और क्या बात करनी है तुम्हें मुझे करो, मैं तुम्हारी हर बात को सुनूंगा। सिया कुशाग्र के कंधे पर हाथ रख दूर करते हुए बोली, ये क्या बोल रहे हैं? आज रात की बस बात। आज मुझे माँ के पास रहने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास ही रहूंगी। इतना बोल जाने लगाती है, तभी कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ अपने पास करता है और उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ की उंगलियों को धीरे धीरे चलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, 1.5 महीने से ज्यादा हो गए हमने एक दूसरे से ना बात की और ना ही प्यार किया है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ कमरे में चलो। सिया कुशाग्र हाथ को पकड़ अपनी कमर से हटाते हुए बोली, जी नहीं, आज बिल्कुल नहीं। मैंने माँ से बोल दिया है मैं उनके साथ रहूंगी, इसलिए अब पीछे हटना मुश्किल है। और आप भी आराम करिए, आपको आराम की जरूरत है, चोट गहरी है। कुशाग्र सिया के पास आते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख किस करते हुए बोला, जान तुम मेरा मरहम हो, अगर तुम मेरे हो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, कुशाग्र को छुअन से वो पिघलने लगी थी। गहरी सांस लेते हुए धीमी आवाज में बोली, पर माँ। कुशाग्र सिया की कमर को दोनों हाथों से पकड़ प्लेटफॉर्म में बैठा देता है और अपने होठों को उसकी नेक पर धीरे धीरे चलाते हुए बोला, कह देना तुम्हें नींद आ रही है। इतना बोल सिया की नेक पार अपने दांतों को गड़ा देता है। सिया अपने मुंह पर अपने हाथ को रख अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। वही कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर कर सिया के चेहरे को देखता है, जो खुद को रोकने की हर कोशिश कर रही थी। सिया की हालात को देख कुशाग्र के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। सिया धीरे धीरे अपनी बात खोलती है और कुशाग्र को देखती है। उसके चेहरे की मुस्कान को देख सिया समझ गई थी कुशाग्र उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है। सिया मुंह फूला लेती है और कुशाग्र को अपने दोनों हाथों से धक्का देते हुए बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। इतना बोल प्लेटफॉर्म से उतर जाती है और पानी के बोतल कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप अकेले ही रहिए, मुझे नहीं आना आपके पास। इतना बोल जाने लगाती है, तभी कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचाता है और अपने दोनों हाथ से प्लेटफॉर्म पकड़ता है। सिया बीच में थी। कुशाग्र उसकी आंखों में देख सीरियस होते हुए बोला, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आना। माँ से क्या बोलना है, क्या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। सिया कुशाग्र के पल भर में बदले एक्सप्रेशन को समझ ही रही थी। तभी कुशाग्र पानी की बोतल को लेकर वहां से जाते हुए गेट पर रुकता है और पीछे मुड़कर सिया को देखते हुए बोला, लेट होगा, मुझे इंतजार में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जितना वक्त लेना है ले सकती हो, पर आना जरूर। आई एम वेटिंग फॉर योर जान। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखती है और बोली, सच में बड़े ही अजीब है, एक रात की तो बात है, मैं अब माँ से क्या बोलूंगी, वो क्या सोचेंगी। इतना बोल उदास होकर धीरे धीरे कदमों से ऊपर सरिता जी के कमरे की तरफ जाने लगती है। सिया बहुत सारे बहाने सोचती है, पर उसे बोलने बहुत अजीब लग रहा था। वही कुशाग्र की बातों को याद कर सिया परेशान हो रही थी। सिया अपने ख्यालों में खोई हुई कमरे में आती है। सिया को देख राधिका जी बोली, बेटा तुमने पानी दे दिया। सिया अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, हाँ माँ, वो तो अपने कमरे में भी चले गए। सरिता जी बोली, अच्छी बात है, तुम यहाँ आओ हमारे पास। सिया मुस्कुराते हुए हमें सर हिला देती है और उनके पास चली जाती है। 12 बज रहे थे। सिया एक नजर घड़ी को देखते हुए बोली, शायद अब सो गए हो। यही सोच रही थी, तभी कुशाग्र का मैसेज आता है, मैं छत हूँ, तुम वही आ जाना। इस मैसेज को देख सिया उदास होते बोली, एक नंबर के शैतान है, इन्हें पता है मैं नहीं आ सकती, फिर भी जिद करके बैठे हैं। सिया को फोन देखते हुए सरिता जी बोली, क्या तुम फोन क्यों चला रही हो? सिया फोन नीचे रखते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, ऐसे ही मैसेज था, वही देख रही थी। वैसे रात हो गई है, हमें सोना चाहिए। राधिका जी बोली, पर अभी तुम्हें रात भर बातें करनी थी, अब मन कैसे बदल गया?
राधिका जी की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए मन में बोली, आपके बेटे की मेहरबानी है। उनके होते हुए कोई अपने मन का कर ले, ऐसा तो नामुमकिन है। शैतान कहीं के। सिया के चेहरे को देख सरिता जी बोली, क्यों कोस रही हो मेरे बेटे को? बेचारे ने किया क्या है? सरिता जी की बातों को सुन सिया आंखें बड़ी कर उन्हें देखते हुए बोली, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सरिता सिया के सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं, अच्छे जानती हूँ। तुम कब क्या सोचती हो, इतना बोल मुस्कुरा देती है। राधिका जी बोली, अच्छा चलो अब सोते हैं, कल निकलना भी है, बाकी बातें फिर कभी। सरिता जी बोली, तुम ठीक बोल रही हो। सिया बोली, आप दोनों सो जाए, ये बेड छोटा है ना, 3 लोगों को नहीं बनेगा, मैं सोफे में सो जाती हूँ। इतना बोल सिया जल्दी से बेड उतरने लगती है। तभी राधिका जी सिया का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम सोफे में सो और हम बेड में बिल्कुल नहीं। और बेटा ये बेड इतना भी छोटा नहीं है। तुम परेशान मत हो, हम तीनों अच्छे सो सकते हैं। क्यों सरिता, मैंने सही कहा ना? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल सही। राधिका जी की बातों को सुन सिया उन्हें देखते हुए बोली, मैं कैसे भूल गई, आप कुशाग्र जी माँ है। आप और वो गलत हो ही नहीं सकते। सिया चुपचाप लेट जा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल सिया जाकर किनारे में लेट जाती है। सरिता जी बोली, तुम बीच में आओ, किनारे में गिर सकती हो। सिया सरिता जी को देखते हुए बोली, माँ मैं बड़ी हो गई हूँ, अब बेड से नहीं गिरती हूँ। राधिका जी बोली, हाँ पता है, पर हमारे लिए तुम बच्ची ही हो, इसलिए कोई बहाना नहीं। सिया अब कुछ भी नहीं बोलती है और जाकर बीच में लेट जाती है। सिया के पेट पर सरिता जी और राधिका जी अपने एक एक हाथ को रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिया की नजरें बार बार घड़ी में जाती है और मन में बोली, क्या करूं, जाओ या नहीं? इतना बोल राधिका जी और सारिता जी को देखती है, फिर इनके हाथ को देख यही सब सोचते हुए लेटी थी। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र छत पर खड़ा आसमान को देखता है, जो बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे चांद की रोशनी हर तरफ थी, तारे भी चमक रहे थे। वही पास में पड़ी चारपाई में कुशाग्र बीचों बीच लेट जाता है। उसके पैर झूल रहे थे। अपने सर पर दोनों हाथ की हथेली रख कुशाग्र एकटक आसमान को देख रहा था। ये पहली बार था जब कुशाग्र पूरी तरह खो गया था। उसके चेहरे पर सुकून था। कुशाग्र अपने मोबाइल को निकाल सॉन्ग प्ले कर देता है। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। तू इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों में आज झुके, हंसी लंबनहा तो वो दे दे। तेरे संग भीग जाऊं मैं, कभी बरसात होने, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। इतनी खूबसूरत है, फिदा दीदार पे तेरे। सॉन्ग को सुनते हुए कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर अपने और सिया के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे आज वो छुपना ही नहीं चाहता था। यहाँ सिया एक नजर राधिका जी और फिर सरिता जी को देखती है, दोनों गहरी नींद में सो गई थी। सिया उनके हाथ को धीरे धीरे खुद के ऊपर से उठती है और धीरे धीरे उठकर बैठती है। वो घबराते हुए उनके बीच से उठ बैठकर बेड से उतरने की कोशिश कर रही थी। इस वक्त सिया की धड़कनें तेज थी। उसे बहुत डर लग रहा था, पर वो मजबूर भी थी। कुशाग्र को नाराज कराने के बारे में सोचकर ही उसकी हालत खराब हो जाती है। सिया एक नजर घड़ी में देखती है, 1 बज रहे थे। सिया बेड से उतरती है और चप्पल को हाथ में लेते हुए एक नजर दोनों को देखते हुए बोली, सॉरी माँ, आप दोनों के बेटे के वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा। मैं आपको कुछ भी बोलकर माना लूंगी, पर वो महादेव ही है। अगर गुस्सा हो गए तो उन्हें मानते हुए मुझे मेरे पिछले जन्म याद आ जाते हैं, इसलिए सॉरी। इतना बोल सिया धीरे धीरे कदमों से कमरे के बाहर चली जाती है और धीरे से गेट बंद करे देती है। सिया राहत की सांस लेती है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, अंदर ही अंदर घबराहट भी हो रही थी। सिया धीरे धीरे कदमों से छत की तरफ जाने लगती है। वही कुशाग्र अपनी आंखें बंद किए हुए था। सॉन्ग चेंज होने के लिए 1 मिनट के लिए बंद था। कुशाग्र सिया के कदमों की आहट महसूस कर हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपनी आंखें खोल पलट जाता है। चारपाई के बाट पर अपने एक हाथ को रख अपने चिन को रख छत के गेट की तरफ देखने लगाता है। लाइट जल जाती है और सिया आकर गेट की चौखट में खड़ी कुशाग्र को देखती है, जो चारपाई में लेटे हुए उसी को देख रहा था। सिया कुशाग्र को देखती है, उसके माथे में बंधी सफेद पट्टी के ऊपर माथे में बिखरे हुए बालों में वो बहुत ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। वही सिया ने नेट का हल्के नीले रंगला लहंगे को पहले हुई थी, जिसने कुछ नग लगे थे जो लाइट पड़ने से चमक रहे थे। चुनरी से उसकी पतली गोरी कमर झक रही थी। कुशाग्र को अपनी तरफ देखते देख सिया शर्माकर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। तभी सॉन्ग की बिट सुन कुशाग्र की आंखों में देखती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी सॉन्ग प्ले होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, तभी सॉन्ग प्ले होता है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। सिया नजरें नीचे कर धीरे धीरे कदमों से कुशाग्र के पास आने लगती है। वही कुशाग्र बिना पल के झपकाए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी।
मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। सिया को अपने पास आते देख कुशाग्र सीधा लेट जाता है। सिया उसके सामने खड़ी थी। कुशाग्र सिया को देखता है और ठीक उसके पीछे आसमान में चांद को देखता है। गाने की लाइन भी उस माहौल के लिए परफेक्ट थी। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। कुशाग्र हल्का सा ऊपर उठता है और सिया का हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। सिया सीधा कुशाग्र के ऊपर गिर जाती है। उसका कर कुशाग्र के सीने में था। उसके दोनों हाथ कुशाग्र के सीने में थे। सिया अपने सर को उठाकर घबराई नजरों से कुशाग्र को देखती है। वही कुशाग्र एक हाथ से सिया की कमर को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से सिया के सामने आए बालों को उंगलियों से पूछे करते हुए गाता है। बोलो ना क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे। सिया को घुमा देता है जिससे सिया चारपाई में और कुशाग्र उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखते हुए गाता। छूके बदन को हवा क्यों महकी रात भी है क्यों बहकी बहकी मेरे सवालों का जवाब दो ना। सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को दोनों हाथ से धक्का देते हुए उसे अपने ऊपर से हटा देती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। दूर होते हुए जाकर बाउंड्री के पास खड़ी हो। कुशाग्र मुस्कुराते हुए बैठ जाता है और खड़े होकर सिया के पास जाता है। सिया की कमर पर धीरे धीरे अपने हाथों को रख उसे अपने करीब करता है। सिया की पीठ कुशाग्र के चेस्ट से लगी थी। सिया कुशाग्र की ठंडी उंगलियां अपनी कमर में महसूस कर सिहर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख गाता है। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी लगती हो कुछ घबराई हुई सी। कुशाग्र सिया को अपनी तरफ घुमा लेता है। सिया कुशाग्र को आंखों में देखती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया के माथे को चूमता है। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी। उसके गालों को चूमता है। लगती हो कुछ घबराई हुई सी। फिर अपने होठों को उसकी गर्दन पर रख चूमते हुए आगे की लाइन गाता है। ढलका हुआ सा आंचल क्यों है ये मेरे दिल में हलचल क्यों है। अपने सर को उठाकर सिया को देखते हुए गाता मेरे सवालों का जवाब दो ना। अपने माथे को सिया के माथे से जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और गाता है। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन जैसे मिले हो दुल्हा दुल्हन। दोनों अपनी आंखें खोल एक दूसरे को देखते हैं। कुशाग्र सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और ले जाकर चारपाई में लेटा देता है और अपनी उंगलियों को सिया के चेहरे पर चलते हुए धीरे धीरे नीचे लागते हुए गाता है। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन जैसे मिले हो दुल्हा दुल्हन। दोनों की ऐसी हालत क्यों है आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है मेरे सवालों का जवाब दो ना। सिया कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है और बैठकर कुशाग्र के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ माथे को चूमती है और कुशाग्र को अपने गाले लगा लेती है। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो ना। सिया अपने हाथ की उंगलियों को कुशाग्र के बालों में चलती है। वही कुशाग्र सिया की गर्दन पर किस कर रहा था। सिया गहरी गहरी सांस ले रही थी। तभी सिया का हाथ कुशाग्र की पीठ पर जाता है और गलती से चोट से टच हो जाता है जिससे कुशाग्र के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। सिया अपनी आंखें खोलती है और कुशाग्र को देखती है जो अपने माथे को उसके कंधे में रख अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। सिया को एहसास हो गया था कि उसने क्या किया है। वो खुद को शांत कर कुशाग्र के चेहरे को पकड़ ऊपर करते हुए बोली सॉरी। कुशाग्र सिया को उदास देख अपनी चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, जीतना तुमने मुंह बनाया है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को उदास देख चारपाई में लेट जाता है और अपने चेहरे को सिया की गोद में रखती हुए बोला ओह प्लीज अब फिर से रोना धोना मुझे नहीं चाहिए, मैं बोर हो गया हूँ। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली आपको आता अपने दर्द को छुपना मुझे नहीं। कुशाग्र सिया के चेहरे को देखते हुए उसके गालों में उंगली चलाते हुए बोला तुम्हारे सामने मैंने कभी कुछ भी छुपाया, ना अपने दर्द को और ना ही आंसुओं को। तुम पहली लड़की हो जिसने कुशाग्र सिंह राठौड़ के आंसू और दर्द दोनों को देखा है। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी उंगलियों से कुशाग्र के माथे में आए बालों को ऊपर करती है और दूसरे हाथ से कुशाग्र थोड़ा और पास जाती है और उसके सर को अच्छे से गोद में रखते हुए कुशाग्र के एक हाथ की उंगलियों को अपने हाथ की उंगलियों में उलझते हुए बोली और बताते बनाना भी आपसे बहुत अच्छे से आता है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है। वही सिया दूसरे हाथ की उंगलियों से धीरे धीरे कुशाग्र के बालों में चला रही थी। वही कुशाग्र अपने दूसरे हाथ से की उंगलियां को सिया के गालों में चलता तो कभी उसके होठों पर चला रहा था तो कभी धीरे धीरे नीचे लाते हुए उसकी गर्दन पर चला रहा था, जिससे सिया अपनी आंखें बंद कर खोलती तो कभी गहरी सांस लेते हुए कुशाग्र को देखती। वही कुशाग्र को सिया को परेशान करना, उसे अपने करीब आने के लिए बेचैन देख कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ रही थी। सिया चिढ़ते हुए बोली अब बस भी करिए, इतनी चोट लगी है फिर भी शांत लेट नहीं सकते हैं। कुशाग्र सिया को गर्दन पर जहां उसके दांतों के निशान थे इस पर अपनी उंगली को गोल गोल घुमाते हुए बोला बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब तुम्हारी बारी। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली अच्छा जी और वो कब मैंने किया है।
जहां तक मुझे याद है आप ही मुझे परेशान करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और ऊपर चांद को देखते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। कुशाग्र की बातों को सुन सिया थोड़ी देर चुप हो जाती है। पहली बार कुशाग्र ने उसकी तारीफ की थी, वो भी उसके सामने। सिया को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो कुशाग्र को देखते हुए बोली, क्या कहा आपने? कुशाग्र सिया के गाल पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बोला, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था अपने ख्यालों में, तुम उससे से ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है। इतनी कि जब जब तुम मेरे सामने आती हो मैं सब कुछ भूल सिर्फ तुम ही में खो जाता हूँ। मुझे बचपन से पता था तुम मुझे पसंद हो, इतनी ज्यादा पसंद हो, और ये मुझे नहीं पता था। तुम्हारे जैसी खूबसूरती मासूम लड़की मैंने कभी नहीं देखी। शायद यही वजह थी कि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया। कुशाग्र की बातों को सुन सिया बहुत खुश थी, पर कुशाग्र ऐसे बोलना उसे थोड़ा अजीब लगता है। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, क्या हुआ? आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया प्यार से बोली, कुछ कहना है आपको? कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें मुझे डर लगता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुशाग्र को देख उसके माथे को चूम लेती है और बोली, आप बुरे नहीं है, और मुझे आपसे डर नहीं लगता है। बस सब सही करने के आपके तरीकों से डर लगता है। डरती हूँ कहीं उन सब से आपको चोट ना पहुंचे। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपने हाथ के उसकी कमर में लपेट हुए अपने चेहरे को सिया के पेट पर छुपा लेता है। सिया अपनी चुनरी उसके ऊपर डाल देती है और धीरे से बोली, चालिए नीचे चलाते हैं, यहाँ ठंड बढ़ रही है। कुशाग्र धीमी आवाज में बोला, हुनहु, मुझे अभी नहीं जाना। सिया बोली, आप मेरी बात सुनते ही नहीं है, हमेशा अपनी जिद करते हैं। कुशाग्र ने कहा, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरी हर जिद को पूरा करोगी, जैसे अभी किया। सिया बोली, अच्छा जी। कुशाग्र और सिया के बीच चुनरी थी जिसे कुशाग्र अपने हाथ से निकालकर साइड में रखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सिया चुनरी लेने को कोशिश करते हुए बोली, पहले चुनरी दीजिए, कोई आ जाएगा। कुशाग्र चुनरी को अपनी मुट्ठी में लपेटते हुए बोला, कोई नहीं आएगा, और ये चुनरी चाहिए तो जल्दी जल्दी मेरे सवालों के जवाब दे दो। इतना बोल उठकर बैठ जाता है और सिया को देखने लगता है। सिया कुशाग्र को नजरों को देख अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आप। इतना बोली थी तभी कुशाग्र उसके पास जाते हुए लो वाइज में बोला, मैं क्या? सिया दूसरी तरफ नजरें करते हुए बोली, सवाल पूछिए। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, पहले हाथ नीचे करो। उसके बाद सिया को पता था कुशाग्र से बहस करना दीवार में सर मारना है। सिया गहरी सांस लेते हुए अपनी हाथों को नीचे करती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, अब पूछिए। कुशाग्र सिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मना किया था आने, फिर क्यों आई? सिया कुशाग्र को नजरों को देख अपनी नजारे नीचे करते हुए बोली, क्यों, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को चुप देखता है और उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए बोला, इसलिए तुम मुझे बेहद पसंद हो। इतना बोल सिया को लेटा देता है और उसके ऊपर लेटते हुए सिया की गर्दन और कॉलरबोन पर किस करने लगाता है। सिया अपनी मुट्ठी बंद अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। वही सिया गहरी गहरी सांसें ले रही थी। सिया कुशाग्र को देखती है जो सी चुका था। सिया अपनी चुनरी को उसके हाथ से धीरे धीरे लेती है और कुशाग्र के ऊपर डाल देती है। उसे अपने बाहों में भर वो भी अपने आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में दोनों गहरी नींद में सो गए थे। धीरे धीरे ठंडी चांदनी रात निकाल जाती है। सुबह 6 बजे सिया की नींद खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो देखती वो अपने कमरे में लेटी है। खुद को कमरे में देख सिया जल्दी से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है। कुशाग्र वहां नहीं था। सिया अपने सर को पकड़ते हुए बोली, मैं यहाँ। इतना बोल घड़ी देखती है। सिया रोनी सूरत बनाते हुए बोली, माँ उठ गई होंगी और मुझे कमरे में ना देख क्या सोच रही होंगी। अब मैं क्या करूंगी और उनसे क्या बोलूंगी, ये सोच परेशान हो रही थी। तभी कॉफी पीते हुए बालकनी से कुशाग्र कमरे में आता है और सिया को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग माय लव। कुशाग्र की आवाज सुन सिया उसे देखते हुए बोली, सिर्फ आपकी मॉर्निंग गुड है, मेरी नहीं, वो भी आपकी वजह से। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, व्हाट? सिया बेड से खड़ी होती है और अपनी चुनरी को साइड से लेकर खुद पर डालते हुए बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, तुम गहरी नींद में सो रही थी। सिया रोनी सूरत बनाते हुए बोली, अब मैं माँ के सामने कैसे जाऊंगी? कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, जैसे रोज जाती हो, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप तो रहने ही दीजिए, ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप मुझे सुबह उठा देते तो ये सब नहीं होता। कुशाग्र सिया की गोल गोल बातों को सुनते हुए बोला, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझा नहीं आ रहा है। सिया बोली, अच्छा तो सुनिए, कल मैं माँ के साथ थी।
पर आपकी जिद की वजह से आपके पास चली गई। मैंने सोचा था दोनों माँ के उठाने से पहले मैं उनके कमरे में चली जाऊंगी और बेड पर लेट जाऊंगी, पर मेरी नींद नहीं खुली और आपने उठाया भी नहीं। अब पता नहीं दोनों माँ क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। सिया की बातों को सुन कुशाग्र कॉफी के मग को टेबल में रख सिया के पास आता है और उसकी कमर को पकड़ उसे अपनी करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होंठ को रख किस करता है और मुस्कुराते हुए बोला, इसमें सोचना क्या है, अगर कुछ पीछे तो बोल देना, तुम्हें अपने हैंडसम हब्बी की याद आ रही थी इसलिए मेरे पास आ गई। कुशाग्र की हकरातों और बातों को सुन सिया शॉक्ड होते हुए बोली, आप सच में अजीब है। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं और किसे बोलने को बोल रहे हैं। कुशाग्र फिर उसके होठों को किस करते हुए बोला, अफकोर्स जान, वो हमारी माँ है, उनसे क्या छुपा है। इतना बोल टेढ़ा मुस्कुरा देता है। सिया खुद को चुड़ाते हुए बोली, आप रहने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। कुशाग्र सिया की गर्दन पर होठों को धीरे धीरे चलाते हुए बोला, ये तो और अच्छी बात है। सिया कुशाग्र के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, छोड़िए, मुझे नहाने जाना है। कुशाग्र अपने चेहरे को ऊपर कर सिया को देखते हुए बोला, चलो साथ में नहाते हैं। सिया आंखें बड़ी करते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आप नहाते नहीं बल्कि। इतना बोल चुप हो जाती है। कुशाग्र सिया को देख मुस्कुराते हुए बोला, आई नो वाइफी, मुझे अच्छे पता तुम क्या बोलने वाली हो, पर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरे साथ नहाना ही पड़ेगा। सिया बोली, और वो क्यों। कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, तुम भूल गई हो, मुझे चोट लगी है और बैक की चोट गहरी है जिसमें पानी ज्यादा पड़ने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी। कुशाग्र की बातों को सुन सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को चुप देख मुस्कुराते हुए बोला, टॉवल लेकर बाथरूम में आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। इतना बोल कुशाग्र बाथरूम के अंदर चला जाता है। वही सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मौके का फायदा उठाना ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना बोल क्वार्ट के तावल और अपने कुशाग्र के कपड़ों को निकाल बाथरूम चली जाती है। कुशाग्र शीशे के सामने खड़े खुद को देख रहा था, तभी उसकी नजर सिया पर जाती है जो उसी को देख रही थी। सिया कपड़ों को हैंगर पर रख कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप बैठ जाए। कुशाग्र सिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, इसकी जरूरत नहीं है। सिया कुशाग्र के पास आती है, उसकी शर्ट की बटन खोलने लगती है। तभी कुशाग्र मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है जान, मुझे शर्ट लेस देखने के लिए तुम ये भी भूल गई को पानी निकलना होगा। सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, आपको मुझे अगर परेशान करना है तो बता दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोले, ओके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सिया एक नजर कुशाग्र को देखती है, फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट की बटन को खोल शर्ट उतार देती है। शीशे में कुशाग्र की बैक और सामने उसके सीने को देखती है, जिनमें लाल लाल जलने के कुछ निशान थे। सिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो ना? अगर मुश्किल हो रही है तो रहने दो, मैं कर लूंगा। सिया अपने आंसू को छुपाते हुए बोली, जी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चुपचाप इस चेयर में बैठ जाइए। कुशाग्र वही रखी छोटी से चेयर में बैठ जाता है। सिया कुशाग्र के माथे की पट्टी निकलती है और पीछे की तरफ जाती है, धीरे धीरे पीठ पर लगी पट्टी को निकलती है। उस चोट को देख सिया अपने आंसू छुपा नहीं पाती है, उसके आंसू बह जाते हैं। पट्टी निकलने से कुशाग्र को दर्द होता है, जिससे वो अपने बंद कर लेता था। सिया नल चलाकर पानी बाल्टी में भरती है और अपनी चुनरी को खुद से अलग कर वही रख देती है। कुशाग्र के सामने आते हुए उसके हाथों को पकड़ हटाते हुए उसकी गोद में बैठ जाती है। कुशाग्र अपनी आंखें खोल सिया को देखते हैं। सिया अपने होठों को कुशाग्र की गर्दन रख लाइट किस करती है। कुशाग्र अपनी उंगलियों से उसकी कमर को पकड़ उसे अपने पास कर उसके कंधे पर अपने माथे को रख देता है। सिया एक हाथ से पानी को लेते हुए धीरे धीरे कुशाग्र के शरीर में डाल रही थी, जिससे उसे तकलीफ ना हो। जब भी दर्द होता कुशाग्र की उंगलियां सिया की कमर पर कस जाती थी, जिससे सिया को एहसास हो जाता था और वो प्यार से उंगलियों से छूते हुए पानी को डाल रही थी। सिया बड़े ध्यान से कुशाग्र के गहरे घाव को पानी से बचा रही थी। थोड़ी देर में सिया बोली, बस आज के लिए इतना काफी है, आप जाकर चेंज कर लीजिए। इतना बोल अपनी कमर को छुड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। बात नहीं है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, ओह रियली, पर सवार तुमने बंद किया तो मुझे लगा तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ। सिया चिढ़ते हुए बोली, आओ भीगे ना, इसलिए मैंने ऐसा किया था, और एक बात जो किया आपने किया, मैं तो शांत खड़ी थी, इसलिए मुझ पर मत डालिए। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसकी तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो ऊपर सिया को देखते हुए बोला, तुम कुछ नहीं कर, पर इस बात तुम्हें अफसोस है जान, पर मैंने तुम्हें रोका नहीं था। इतना बोल सिया को स्माइल करने लगता है। सिया मुंह बनाते हुए बोली, आपसे बात करना ही बेकार है। इतना बोल कुशाग्र के पास आती है और उसे बेड पर बैठते हुए पटी करने लगती है। सिया धीरे धीरे कुशाग्र के घाव पर चोट लगती है और पटिया करती है। वही कुशाग्र शांत बैठा शीशे से सिया को देख रहा था। थोड़ी देर में सिया थोड़ा दूर होते हुए बोली, हो गया।
अब मैं नीचे जाती हूँ। माँ इंतजार कर रही होगी। कुशाग्र अपनी शर्ट को पहनते हुए बोला, दोपहर में हमें निकलना है, सारी पैकिंग कर लो। फिर कोई बहाना मत करना। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, थोड़ी देर में कर लूंगी। वैसे मैं एक बात बोलूं? कुशाग्र अपने बालों को बनाते हुए बोला, बोलो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी, सब कोई ऐसे जाएंगे तो माँ को अच्छा नहीं लगेगा, तो क्यों ना मैं 2-3 दिन और यही रुक जाऊं, उसके बाद मैं वहां आ जाऊंगी। इससे माँ को बुरा नहीं लगेगा और आपका काम भी नहीं रुकेगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र के हाथ रुक जाते हैं। वो शीशे में सिया के देखते हुए बोला, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सोचती बहुत हो। तुम्हें सोचने की जरूरत थी ही नहीं जब तुम्हें मेरा जवाब पता है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें इंटर्नशिप भी करना है। अब से सिर्फ 1.5 महीने है तुम्हारे पास, 1 महीना इंटर्नशिप के लिए, और फिर उसकी फाइल बनाकर जमा भी करनी है। और वक्त कब निकाल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, इसलिए ये बेकार के बहाने ना करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल एक नजर सिया को देख कमरे से बाहर आ जाता है। वही सिया कुशाग्र को जाते हुए बोली, ये हमेशा आप नहीं सुनते हैं और चले जाते हैं। इतना बोल मुंह बनाते हुए नीचे आती हैं तो देखती है हॉल सजा हुआ था। सिया सरिता जी के पास जाते हुए बोली, माँ। सरिता जी सिया को देखती है और बोली, सुबह की उठी हो और अब नीचे आ रही हो। सिया अपनी नजरें नीचे कर जैसे कुछ बोलती, तभी राधिका जी बोली, सिया बेटा तुम हमारे उठाने से पहले उठ गई थी, तो हमें भी उठा देती। सिया बोली, वो माँ मैं इतना बोली थी। तभी कुशाग्र वहां आते हुए बोला, मैंने सिया को बुलाया था अपने पास। कुशाग्र की बातों को सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती है और वो घूरकर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सरिता जी और राधिका जी को देखते हुए आगे बोला, मुझे दर्द हो रहा है, दर्द की दवाई देने के लिए। कुशाग्र की बातों को सुन सरिता जी बोली, बेटा अब ठीक हो ना? कुशाग्र हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, जी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिया ने सही वक्त में मुझे दर्द की दवा दे दी थी। इतना बोल सिया को देख अपनी एक आंख मारता है। सिया को पता था अबे उसका चुप रहना ही सही, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है। वही राधिका जी सिया के सर हाथ रखते हुए मुस्कुरा देती हैं और बोली, सिया के होते हुए हमें कुशाग्र की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिया राधिका जी को देख मुस्कुरा देती है। वही सरिता जी बोली, ये सब तो ठीक है, जल्दी जल्दी तैयारी करो, हमें मंदिर के लिए निकलना है, वहां पूजा शुरू हो जाएगी। सिया बोली, हम मंदिर जा रहे हैं। राधिका जी बोली, हाँ तुम जाओ, अच्छे से तैयार हो जाओ, कुशा और सक्षम नीचे आ जाए, उसके बाद हमें निकलना होगा। सिया उन्हें देखते हुए बोली, मैं मंदिर ऐसे भी जा सकती हूँ, तैयार होने की क्या जरूरत है? सरिता जी बोली, कुछ खास है इसलिए बोल रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आओ। सिया सोचते हुए खड़ी थी, तभी राधिका जी बोली, बेटा अब जाओ भी। सिया हाँ में सर हिला देती है और एक नजर उन्हें देख ऊपर चली जाती है। करीब आधे घंटे में सिया लाल रंग के लहंगे में नीचे आती है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। सिया सरिता जी को देखते हुए बोली, अब चले। तभी सीढ़ी में खड़ी कुशा बोली, मेरे बिना। सिया कुशा को देखती है, जिसने हल्का पिंक लहंगा पहने हुई थी। वो मोतियों से जड़ा था, हैवी लहंगा था। कुशा उसे संभलते हुए धीरे धीरे नीचे आती है। सिया कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, आई नो बट ये बहुत हैवी है, संभलना मुश्किल हो रहा है। सिया बोली, फिर पहना क्यों? कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर पहना नहीं, फोर्स कर पहनाया गया है। सरिता माँ और मॉम दोनों ने मिलकर फोर्स किया। सिया थोड़ी देर शांत रहती है, फिर बोली, आज कुछ है क्या जो हमें नहीं पता? कुशा बोली, हाँ यार, गणेश चतुर्थी है, गांव के मंदिर में उन्हें विराजने वाले हैं, इसलिए हम वहां जा रहे। सिया बोली, ये तो मुझे पता, पर इतना हमें तैयार करने की क्या जरूरत है? कुशा बोली, तुम बोल तो ठीक रही हो, पर कुछ भी नहीं कर सकते। तभी राधिका जी बोली, चलो चलाते हैं। सिया कुशा बाहर जाती है। वही सक्षम और कुशाग्र कार के पास खड़े बातें कर रहे थे। जब सक्षम की नजर कुशा पर पड़ती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही कुशाग्र सिया को देख रहा था। इन सब बेखबर दोनों बातें करते हुए आ रही थी। सरिता जी कुशाग्र को देखते हुए बोली, बेटा चले। कुशाग्र अपने होश में आते हुए बोला, जी माँ। वही सक्षम कुशा को देख अपनी गाड़ी का गेट खोलता है। कुशा मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। सिया कुशाग्र की कार के पास जाने लगती है। तभी सरिता जी बोली, सिया तुम सक्षम और कुशा के साथ आ जाओ, हम कुशाग्र के साथ निकलते हैं। सिया हाँ सर हिला देती है और सक्षम की कार में बैठ जाती है। कुशाग्र राधिका जी और सरिता जी को वहां से लेकर निकाल जाता है। सक्षम भी चल देता है। कुशा सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, मेरा सरप्राइज कहाँ है? सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, थोड़ी देर में मिल जाएगा। सिया बोली, कैसा सरप्राइज? कुशा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता। सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है और बोला, बस कुछ मिनट वेट करो, उसके बाद सब कुछ सामान्य होगा। कुशा सक्षम को देखते हुए बोली, अच्छा तो मैं आपको बता दूं, हम मंदिर जा रहे, वो भी पूजा के लिए। वहां क्या सरप्राइज होगा? सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा चिढ़ते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी शादी है और मुझे ही नहीं पता।
कुशा की बातों को सुन सिया और सक्षम उसे देखते हैं। दोनों को अपनी तरफ देखते देख कुशा बोली, मैंने तो ऐसे ही बोला यार, ऐसे लुक मत दो, वैसे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। तभी कार रुक जाती है। कुशा मंदिर को देखती है जो बहुत बड़ा और सुंदर लग रहा था। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया था। सिया मुस्कुराते हुए बोली, लगता है किसी की शादी है। क्यों, जब ऐसा कुछ होता है तभी मंदिर को ऐसे सजाते हैं। कुशा बोली, गणेश की रखे जा रहे हैं इसलिए सजाया गया होगा। सिया बोली, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। सक्षम ने, चलो ऊपर चलाते हैं। तीनों कार से उतरकर सीढ़ियों से ऊपर मंदिर में जाते हैं। वहां कुशाग्र, राधिका जी और सरिता जी खड़ी थी। सिया, कुशा और सक्षम उनके पास जाते हैं। गांव के लोग भी आ गए थे। अब गणेश की मूर्ति को लाते हैं। ढोल और बिंद बज रहे थे। मूर्ति की विराजित करते हैं। पंडित जी पूजा करने लगते हैं और आरती होती है। पंडित जी सभी को आरती देते हैं। तभी सरिता जी पंडित जी के पास जाते हुए बोली, महाराज जी, मैंने कल आपको बताया था अपने बेटे के बारे में, जिसकी सगाई मैं यहाँ भगवान के सामने करना चाहती हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ क्यों नहीं, आप लड़का और लड़की को बुलाए। सरिता जी सक्षम को देखते हुए बोली, सक्षम बेटा यहाँ आओ। सक्षम सरिता जी के पास जाता है। सिया और कुशा को कुछ समझा नहीं आ रहा था। वही राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी सरिता जी कुशा को देखते हुए बोली, कुशा तुम भी आओ। कुशा हाँ में सर हिला देती है और जाकर सक्षम के पास खड़ी हो जाती है और धीरे से बोली, ये सब क्या हो रहा है। सक्षम कुछ बोलता तभी पंडित जी दोनों को देखते हुए सरिता जी से बोले, इस बच्चों की सगाई है। सरिता जी बोली, जी महाराज जी। वही ये सब सुन कुशा शॉक्ड होते हुए तेज आवाज में बोली, क्या सगाई। सिया भी कम शॉक नहीं थी, पर जब सब समझती है उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कुशा की तेज आवाज सुन पंडित जी चौंक जाते हैं और कुशा को देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम्हें सगाई करना है या। इतना बोल ही थे तभी कुशा बोली, कैसी बात कर रहे हैं आप। कुशा की बातों को सुन सभी उसी को देख रहे थे। सभी को समझा ही नहीं आ रहा था कुशा क्या कर रही है और क्या बोल रही है। वही सक्षम कुशा को देखता है। कुशा सभी को अपने तरफ देखते हुए बोली, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे, जल्दी से मेरी सगाई करवाए, कहीं सक्षम बदल ना जाए। कुशा की बातों को सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। वही सक्षम उसे देखते हुए बोला, बेवकूफ। कुशा पंडित जी को देखते हुए बोली, पूछने में टाइम वेस्ट मत करिए, मैं आज नहीं बहुत पहले से रजी हूँ। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, लड़की बहुत नटखट है। सरिता जी बोली, जी। इतना बोल एक थाली पंडित जी को देखती है जिसमें 2 अंगूठी थी। पंडित जी उस थाली को भगवान के चरणों में रखते हैं, फिर सक्षम को कुशा के पास ले जाते हुए बोले, आप दोनों एक दूसरे को पहना दीजिए। कुशा जल्दी से अंगूठी उठाती है और सक्षम का हाथ पकड़ पहना देती है। ये सब इतना जल्दी होता है कि कोई कुछ देख ही नहीं पाता है। कुशा अपना हाथ आगे करते हुए बोली, आप मुझे पहनाओ। सक्षम कुशा को घूरते हुए बोला, तुम बोला ही था। कुशा बोली, बातें बाद में, पहले अंगूठी पहनाए। सक्षम एक नजर सभी को देखता है और अंगूठी कुशा को पहना देखता है। कुशा अपने हाथ को देखते हुए बोली, फाइनली मेरी सगाई हो गई। राधिका जी कुशा के सर पर मरते हुए बोली, बस बचपना छोड़ दो। कुशा मुस्कुराकर राधिका जी के गले लग जाती है। सरिता जी पंडित जी को देखते हुए बोली, शादी की डेट। पंडित जी बोले, जी मैंने निकाल दिया है, अभी बताता हूँ। इतना बोल वो अपने झोले से एक डायरी निकल खोलने लगते हैं। वही सिया कुशा और सक्षम के पास जाती है और बोली, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू। सिया कुशाग्र सक्षम से हाथ मिलाते हुए बोला, तो आज से हमारी प्रॉब्लम तुम्हारी हुई। कुशाग्र की बातों को सुन कुशा मुंह बनाते हुए बोली, भाई। कुशाग्र कुशा हाथ को पकड़ उसे गले लगाते हुए बोला, तुम अब खुश हो ना। कुशा अपने दोनों हाथों से कुशाग्र को पकड़ती है और बोली, बहुत ज्यादा। तभी पंडित जी बोले, 2 महीने बाद की 21 से 30 तक में किसी दिन आप शादी करवा सकते हैं। राधिका जी बोली, तो ठीक है, तीसरे महीने की 25 तारीख ठीक है ना। इतना बोल सक्षम को देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारे लिए ठीक है ना। सक्षम ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरिता जी बोली, तो पक्का हुआ। कुशा और सक्षम की शादी 2 महीने बाद 25 तारीख को हो। जहां सभी खुश हो जाते हैं वही कुशा मुंह बनाते हुए बोली, 2 महीने रुकने की क्या जरूरत है, कोई पास की डेट देख सकते हैं ना। कुशा की बातों को सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। वही सक्षम कुशा के कान में धीरे से बोला, ओह रियली, तो कैंसिल कर भी कर सकते हैं। कुशा तेज आवाज में बोली, बिल्कुल नहीं। सभी कुशा की तरफ देखते हैं। वही सक्षम शांत खड़ा कुशा को देखता है। सिया बोली, क्या हुआ। कुशा अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, कुछ भी, मैं तो बस। इतना बोल इधर उधर देखते हुए बोली, मैं भगवान जी का आशीर्वाद लेकर आती हूँ। कुशा का बिहेव किसी को समझा ही नहीं आ रहा था। वही कुशा को देख सक्षम हल्का सा मुस्कुरा देता है। कुशा जाकर गणेश जी के सामने खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, थैंक यू भगवान जी इन सबको याद दिलाने के लिए, वरना मुझे लगा ये सब भूल ही गए हैं कि एक क्यूट सी इनकी भी बेटी है जिसकी इन्हें शादी भी करनी है। इतना बोल आशीर्वाद लेती है।
तभी कुशा पंडित जी को देखती है, जो अपने बैग से कुछ सामान निकाल भगवान के चरणों में रख रहे थे। कुशा उनके पास जाती है और हाथ जोड़ते हुए बोली, पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम कुशा है। कुशा की बातों को सुन पंडित जी कुशा को देख मुस्कुराते हुए बोले, हमें पता है बेटा, आपकी माँ ने आपकी कुंडली हमें दी थी। कुशा पंडित जी को देखते हुए बोली, कुंडली किस लिए? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, आपकी जिस लड़के से शादी हो रही है उनकी कुंडली से मिलाने के लिए, ताकि आप दोनों के कितने गुण मिलते हैं ये जान सके। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो हमारे कितने गुण मिले? इतना बोल जवाब के लिए पंडित जी के चेहरे को देखने लगती है। कुशा की बातों को सुन पंडित जी बोले, 36 में से पूरे 32 गुण आप दोनों के मिल रहे थे। पंडित जी बातों को सुन कुशा थोड़ा चौंकते हुए बोली, व्हाट, हो ही नहीं सकता। कुशा की बातों को सुन पंडित जी उसकी बातों को सुन हैरान होते हुए कुशा को देखने लगाते हैं। पंडित जी अपनी तरफ देख कुशा बोली, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, बल्कि मेरे अंदर इतने गुण हैं मुझे पता ही नहीं था। और सबसे शौकन बात, सक्षम जैसे परफेक्ट बंदे से मेरे 32 गुण कैसे मिल सकते हैं? आपने अच्छे से देखा है ना, कहीं 32 उल्टा हो। कुशा की बातों को सुन पंडित जी बोले, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? कुशा ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस खुद पर यकीन नहीं है कि मैं इतनी गुण वाली हूँ। वो क्या है ना, आज कभी किसी ने बताया ही नहीं। आप पहले हो इसलिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कुशा की बातों को सुन पंडित जी हंसने लगाते हैं और कुशा के सर पर हाथ रखते हुए बोले, यही बात तुम्हें सबसे अलग बनती है। तुम कैसे हो ये तुम्हारे खुद के जानने और खुद के लिए बोलने से पता नहीं चलता है, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जरिए तुम्हें पता चलता है कि तुम क्या हो और कैसे हो। और मैंने जितना तुम्हें समझा है, तुम बहुत मासूम और अच्छे दिल की हो। पंडित की बातों को सुन कुशा मुस्कुरा देती है और बोली, थैंक यू। क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? आप बुरा मत मानिएगा। पंडित जी बोले, हाँ बेटा बोलो। कुशा इधर उधर देखती है और बोली, क्या आप मेरी शादी की डेट थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते हैं? वो क्या है ना, जिस लड़के से मेरी शादी है वो थोड़ा मुड़ी है। 2 महीने बहुत दिन होते, कहीं उसका मूड बदल गया तो मैं बेचारी लड़की क्या करेगी? इतना बोल बेचारा सा मुंह बना लेती है। कुशा की बातों को सुन पंडित जी बोले, माफ करना बेटा, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, पर तुम्हारी माँ ने बताया लड़का बहुत अच्छा है। कुशा दांतों को दिखते हुए बोली, लड़का तो हीरा है, हीरा बस थोड़ा सा। इतना बोली ही थी तभी उसके पीछे खड़ा सक्षम उसे घूरते हुए बोला, मुड़ी है। क्यों, मैंने सही कहा? कुशा आवाज सुन जैसे पीछे मुड़ती है, सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ, आपने सब सुन लिया? सक्षम कुशा को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, सब, वो भी शुरू से एक एक शब्द, लास्ट लाइन जोर देकर बोलता है। कुशा सोचते हुए बोली, गुड, वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं, हमें सारी बातें शेयर करना चाहिए। और वैसे भी ये सब मैं हमारे लिए कर रही थी, तभी शादी की डेट जल्दी करवा सकूं। सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, ओह रियली, मेरी बुराई करके? कुशा दांतों को दिखाते हुए बोली, बुराई नहीं, बस बात रही थी आप कैसे हो। और आपने पूरा नहीं सुना, मैंने आपकी तारीफ भी की थी, परफेक्ट बंदा बोलकर। इतना बोल पंडित जी को देखते हुए बोली, क्यों पंडित जी, मैंने सही कहा ना? पंडित जी बोले, बेटा मैं चलता हूँ, तुम दोनों बात करो। इतना बोल वहां से चले जाते हैं। कुशा उनको रोकने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी बोले बिना वहां से चले जाते हैं। कुशा को पता था अब कुछ भी बोलना बेकार है, इसलिए वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है और धीरे से बोली, सॉरी। सक्षम कुशा का हाथ पकड़ते हुए बोला, आज के लिए हर शरारत में छूट है, पर दोबारा। इतना बोला ही था तभी कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सक्षम कुशा के गालों को पकड़ते हुए बोला, कैसा लगा सरप्राइज? कुशा खुश होते हुए बोली, बेस्ट, आज तक सबसे बेस्ट सरप्राइज था। कुशा को खुश देख सक्षम भी मुस्कुरा देता है। तभी तेज तेज ढोल बिंड बजाने लगाते हैं। गांव के लोग नाचते हुए गुलाल भी उड़ते हैं। आज सभी बहुत खुश थे। कुशाग्र सिया एक दूसरे हाथ पकड़े खड़े सभी को देख रहे थे। वही राधिका जी और सरिता जी भी एक कोने में खड़ी सब कुछ देख मुस्कुरा रही थी। कुशा सक्षम भी सबके पास आए जाते हैं। बिंद बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, तभी सॉन्ग प्ले होता है और गांव का एक लड़का आगे आता है और कुशाग्र और सक्षम का हाथ पकड़ ले जाने लगता है। वो दोनों मना करते हैं पर वो बहुत प्यार से बोलता है। दोनों उसके हाथ चले जाते हैं। वही सिया और कुशा एक साथ खड़ी उनको देख मुस्कुराने लगती है। तभी सभी एक साथ गाते हैं, देवा श्री गणेशा, 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 देवा। कुशाग्र गुलाल को अपनी मुट्ठी में लेकर आगे आते हुए उड़ता और गाता है। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, पर वही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। तभी सक्षम भी उसके पीछे से आता है। उसके भी हाथों में गुलाल था जिसे वो ऊपर की तरफ उड़ते हुए गाता है। सक्षम ने सर पर लाल रंग के कपड़े को बंधे हुआ था। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे, जिसकी रखवालिया रे। कुशाग्र और सक्षम एक साथ डांस करते हुए गाते, बाकी सभी लोग उनका साथ देते हैं। सिया और कुशा ने पहली बार दोनों को ऐसा डांस करते देख रही थी।
दोनों यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही कुशाग्र और सक्षम है। जो लोगों के साथ रहना तो दूर बात भी सिर्फ अपने काम के करते हैं। उनका काम खत्म, बातें खत्म। ये रूप अगल था जिसे देख दोनों बहुत खुश थी। करता साया तेरा, हे देवा श्री गणेशा देवा, 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 श्री गणेशा। गांव के सभी छोटे बड़े लड़के मौजूद थे और डांस कर रहे थे। कुशाग्र फूलों को लेकर गणेश जी पर चढ़ता है और अपने हाथों को जोड़ते हुए गाता हो, तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है, बिन किनारे की कश्ती है वो देवा, तुझसे जो अनजान है। कुशाग्र को भगवान के आगे झुके देख राधिका जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो कुशाग्र को बदलना चाहती थी, तभी वो सुकून से अपनी जिंदगी जिए, और आज उसे कुशाग्र में वो बदलाव दिख रहा था। तभी सक्षम आरती की थाली को घुमाते हुए गाता है, यूं तो मूषक सवारी तेरी सब पे है, पहरेदारी तेरी, पाप की आंधियां लाख हो, कभी ज्योति ना हारी तेरी। कुशाग्र अपने हाथ को आगे करते हुए गाता है, अपनी तकदीर का वो खुद सिकंदर हुआ रे। सक्षम उसके हाथ पर हाथ रखते हुए गाता है, भूल के ये जहां रे, जिस किसी ने यहां रे साथ पाया तेरा। दोनों एक साथ गाते हैं और डांस करते हैं, हे देवा श्री गणेशा देवा, 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 श्री गणेशा देवा। देखते ही देखते वहां की हवाएं लाल रंग के गुलाल में घुल गई थी। सभी असली लड़कों वाला डांस करते हैं, हर कोई अपनी मस्ती में था, सब कुछ भूलकर। श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वही दूर से कुशा और सिया ये सब देख मुस्कुरा रही थी। वही राधिका जी कुशाग्र और सक्षम को सब कुछ भूल अपनी मस्ती में डांस करते देख मुस्कुराते गणेश जी के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए बोली, बस ऐसे ही मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहे। वही सरिता जी राधिका जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, प्यार हर इंसान को बदल देता है। कुशाग्र और सक्षम भी बदल रहे हैं, बस उन्हें एहसास नहीं है। राधिका जी बोली, तुम सही बोल रही हो, घर में जो भी हुआ उसके बाद मुझे लगा था कुशाग्र पूरी तरह से पत्थर दिल हो चुका है, पर उसने यहाँ जो भी किया तुम्हारे लिए और यहाँ के लोगों के लिए, मैं इतना जान गई हूँ वो पत्थर दिल नहीं है, बस उसका तरीका अलग है। राधिका जी की बातों को सुन सरिता जी बोली, चलो अच्छा हुआ तुमको ऐसा तो हुआ, मेरा बेटा गलती नहीं है, शायद अब तुम और सिया उसे ज्यादा परेशान नहीं करोगी। सरिता जी की बातों को सुन राधिका जी मुस्कुरा देता है और उनके गाले लगाते हुए बोली, थैंक यू सरिता, मुझे समझाने के लिए और सब कुछ संभलने के लिए। मुझे पता है कुशाग्र को यहाँ बुलाने वाली तुम ही थी। सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, वो बच्चे हमारे, हमें उन्हें समझना चाहिए और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा सबसे पहले काम है, इसलिए अब ये रोना तुम भूल जाओ। राधिका जी आंसू पोंछते हुए हाँ में सर हिला देती हैं। थोड़ी देर में सभी वहां से घर निकाल जाते हैं और खाना खाकर तैयार हो जाते हैं वापस जाने के लिए। कुशाग्र और सक्षम सारे सामान को गाड़ी में रख देते हैं और अब सिया, कुशा और राधिका जी चलने के लिए बाहर आ जाती है। सिया सरिता जी हाथ कर पकड़े हुए थी, दोनों की आंखों में आंसू थे, कुशा की भी आंखें भरी हुई थी। कुशाग्र सरिता जी के पैरों को छूते हुए बोला, मां आप उदास मत हो, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। सक्षम आगे आता है और पैरों को छूते हुए बोला, और मैं भी। सरिता दोनों को देख हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुशाग्र राधिका जी को देखते हुए बोला, मॉम हमें चलना चाहिए। राधिका जी हाँ में सर हिला देती हैं। कुशा सरिता जी गाले लगाते हुए बोली, आई मिस यू। सरिता जी उसके माथे को चूमते हुए बोली, आई मिस यू बच्चा। राधिका जी बोली, तुम परेशान मत हो, मैं टाइम निकाल के यहाँ आती रहूंगी, अपना ध्यान रखना। सरिता जी हाँ में सर हिला देती है। राधिका और कुशा कार के पास जाती है, वही सिया रोते हुए सरिता जी गाले लग जाती है। अब सरिता खुद को रोक नहीं पाती है और रोने लगती है। दोनों को रोता देख कुशा गहरी सांस लेते हुए बोली, ओह नो भाई, अब सिया को ले जाना मुश्किल है। इतना बोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र गहरी सांस लेते हुए सिया को देख रहा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।